नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका सारांश आईसीएस के इस प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं ललित बैरागी। जो आज हम हमारे सारांश के द्वारा जो मेंस टेस्ट सीरीज शुरू की गई है उसका टेस्ट डिस्कशन है। ना केवल मैं आपको टेस्ट डिस्कशन कराऊंगा बल्कि आंसर फॉर्मेटिंग की जो बारीकियां हैं मैं उनके बारे में भी बताऊंगा। मैं आप लोगों को जानकारी दे दूं कि मैं मुख्य परीक्षा चयनित हूं और जो मेरा अनुभव रहा है मैं उस अनुभव के आधार पर आपको आपके आंसर फॉर्मेटिंग, आपके पढ़ने के तरीके, साथ ही साथ शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए जाते हैं और प्रत्येक टेस्ट पेपर से पहले गाइडेंस देने का काम करूंगा। सारांश के द्वारा जो टेस्ट सीरीज है वो काफी कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जा रही है। सारांश आईसीएस मात्र 999 रुपए में, ये ऑफर ध्यान रखिएगा 5 जुलाई तक है। इस ऑफर के बाद इसकी फीस 1499 हो जाएगी। तो यदि आप इच्छुक हैं और वास्तविकता में आप मेहनत करना चाहते हैं, जेन्युइन तरीके से मेहनत करना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि नामी कोचिंग जो केवल बड़ी बड़ी फीस के नाम पर आपको केवल टेस्ट उपलब्ध कराती है, वही सारांश मामूली फीस पर ना केवल टेस्ट उपलब्ध कराएगी बल्कि बेहतरीन डिस्कशन, आंसर फॉर्मेटिंग क्लासेस और पत्र और प्रारूप लेखन जैसी महत्वपूर्ण कक्षाएं भी फ्री में उपलब्ध कराएगी। तो अगर आप लोगों के ऐसे कोई विचार है तो आज ही सारांश आईसीएस का ऐप इंस्टॉल करिए और वहां पर जाके आप सारांश की मेंस की टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हैं। चलिए, हम लोगों ने जो टेस्ट लिया था वो 3 यूनिट का था शुरू में, और उन 3 यूनिट में आज के टेस्ट के जो क्वेश्चन थे उनके बारे में मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूं। टेस्ट का जो फॉर्मेट था वो पिछले 2020 में जो एग्जाम हुआ था मेंस का उसके आधार पे ही तैयार किया गया था। उसी फॉर्मेट को ऑलमोस्ट टच करने का इस बार प्रयास किया गया था पहले टेस्ट में। बहुत ज्यादा हमने टफ क्वेश्चन या बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछे, क्योंकि मैंने जब देखा, मैंने विश्लेषण किया तो हिस्ट्री से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 3 मार्कर में 3-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे दाएं बाएं वो जरूर पूछते हैं, थोड़ा सा डीप पूछते हैं, परंतु बाकी क्वेश्चन वो इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जो कि एक स्टूडेंट के पहुंच में रहते हैं वहीं से प्रश्न पूछे गए। तो जो हमारा पहला टेस्ट पेपर था वो पूरा साइंटिफिक मेथड से पिछला जो मेंस था उसके बिहाफ पे तैयार किया गया था। चूंकि आज पहला टेस्ट था, विद्यार्थी अभी अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, तो चूंकि उनमें का कॉन्फिडेंस काफी नहीं गिरे तो उसी बिहाफ के आधार पर हम लोगों ने क्या किया था, इस टेस्ट का निर्माण किया था। थोड़ा प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करें तो 3 मार्कर में कुछ प्रश्न दिए गए थे, जैसे कि धोलावीरा। अब ये प्रश्न क्यों दिया गया था ये समझने योग्य बात है। आप लोग जानते हो कि 2022 में, कब 2022 में हाल में ही धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। इसलिए चूंकि करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न था, मैंने इसको इसमें डाला कि धोलावीरा को हाल में ही विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया है। तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रश्न था, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने यहां डाला। झुकर झाकर संस्कृति, जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम बालाथल संस्कृति पूछी थी 5 मार्कर में, तो उसी को बिहाफ बनाते हुए हम लोगों ने झुकर झाकर संस्कृति 3 मार्कर में पूछा। धर्मत का युद्ध, राजेंद्र प्रताप। अब हिस्ट्री में आप लोग जब भी पढ़ाई करो तो आप लोगों को कुछ चीजें याद रखनी है। जब हिस्ट्री को आप एनालिसिस करोगे, क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करोगे तो 3 चीजें काफी कॉमन नजर आती हैं। कितनी चीजें? 3 चीजें काफी कॉमन नजर आती है। पहला कि व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न, लगभग 2 से 3 प्रश्न हर बार मेंस की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये बात दिमाग में रखना है कि कोई भी प्रश्न जब आप लोग पढ़ो 3 मार्कर पे आपको हमेशा अच्छी कमांड बना के रखनी है, क्योंकि 3 मार्कर वो पैटर्न होता है जहां आपको 3 में से 3 मार्क्स देता है। और जिन विद्यार्थियों ने 3 मार्कर के नोट्स बनाए और जिन लोगों ने अच्छे से 3 मार्कर को अटेम्प्ट किया एग्जाम में, उन्होंने मेंस निकलने की संभावना काफी बढ़ जाती है। ठीक है, तो 3 मार्कर पे सबसे ज्यादा अगर हिस्ट्री में आप लोगों को फोकस करना है तो वो व्यक्तित्व है। दूसरा घटनाक्रम, किसी भी प्रकार का घटनाक्रम आपसे पूछ सकते हैं। और तीसरा स्थल। अक्सर ये जो चीजें हैं हिस्ट्री में काफी महत्वपूर्ण है, तो तब आप कहीं भी व्यक्तित्व, घटनाक्रम और स्थल दिखे। चौथा जो आजकल के ट्रेंड के हिसाब से बढ़ रहा है वो है शब्दावली। कुछ टेक्निकल शब्दावली जो हिस्ट्री में पढ़ते वक्त हम लोग देखते हैं, उन शब्दावली से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक प्रश्न पूछा आपसे, बाज्रपति, ये शब्दावली से आप लोगों से प्रश्न पूछा गया।
तो हमें क्या याद रखना है कि सर जब भी हम 3 मार्कर पढ़ेंगे तो हमें चीजें याद रखनी कि व्यक्तित्व, घटनाक्रम, स्थल और शब्दावली। अब लिखना कैसे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम इनको कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारे प्रश्नों को देख रहे थे। तो जब प्रश्नों को हम अच्छे से देखेंगे तो हमने क्या देखा, एक मिनट, हाँ, हमने देखा कि भैया राजेंद्र प्रथम व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, लास्ट टाइम भी पूछा गया था। ठीक है, नूरजहां व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न है। दीवाने मुस्तकराज इस टाइप, लास्ट टाइम कौन सा क्वेश्चन आया था, दीवाने इंसान। तो इस बार हमने आपसे पूछा दीवाने मुस्तकराज। मैं अभी बता रहा हूं कि पूरा पैटर्न लोग फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि एमपीपीएससी जिस ट्रेंड पे आपको एग्जाम दे रही है, हम आपको ये फील कराने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसा एग्जाम में पूछा जा रहा है आप वैसे ही प्रश्नों को अटेम्प्ट करें। ठीक है, दीन इलाई ये टर्मिनोलॉजी है, शब्दावली है। पावना विद्रोह, लास्ट टाइम 2 विद्रोह पूछे गए थे आप लोगों से, एक भील विद्रोह, एक अहोम विद्रोह। हम लोगों ने भी आपसे विद्रोह पूछे हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं यहां से भी। पंडिता रमाबाई व्यक्तित्व से संबंधित है। सिंहदेव समिति जो है वो मध्य प्रदेश के पुनर्गठन से संबंधित है। हम वहां से प्रश्न पूछने का भी प्रयास कर रहे हैं जिन टॉपिक्स को आप इजीली छोड़ देते हो। ठीक है, पंचशील समझौता, भारत के गणतंत्र के बाद जो महत्वपूर्ण घटना है, स्वतंत्रता के बाद जो महत्वपूर्ण घटना है, वहां से ये प्रश्न उठाया गया है 3 मार्कर में। ठीक है, हड़प नीति, इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी प्रथा आर्थिक और सामाजिक जो प्रभाव है भू राजस्व नीतियों के, उनसे लिया गया है, और पुरुष सूक्त। ठीक है, तो ये कुछ 3 मार्कर थे। 5 मार्कर की अगर हम लोग बात करें तो अशोक का दम किस प्रकार साम्राज्य की स्थिरता और विकास का आधार सिद्ध हुआ, स्पष्ट कीजिए। 5 मार्कर में रणनीति जो हम लोग अपना रहे हैं, तो कुछ तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट पूछे जाते हैं, और कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन जैसा कि एमपीपीएससी अब अप्रोच कर रही है, तो उस हिसाब से हम कुछ एनालिटिकल क्वेश्चन, जिनमें से एक प्रश्न था। दूसरा, गणतंत्र के उदय के रूप में भारत के समक्ष कौन सी चुनौतियां विद्यमान थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या था, तीसरा क्वेश्चन था क्या आप 1857 की क्रांति को स्वतंत्रता संग्राम मानते हैं। अपने उत्तर दीजिए, अपना पक्ष बताइए, यह प्रश्न आपसे पूछा गया। ठीक है, एक मिनट, हाँ। 14 क्वेश्चन, आर्य समाज के सिद्धांतों को बताइए। संताल विद्रोह पर लघु टिप्पणी कीजिए। अब ये सारे क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मुगल कालीन देहशाला बंदोबस्त व्यवस्था को बताइए। राजपूत कालीन प्रमुख सामाजिक संरचना, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रमुख गणतंत्र, फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्य और वेदांत से आप क्या समझते हो। अब ये प्रश्न जब हम लोगों ने सिलेक्ट किए तो वो तब इस प्रकार सिलेक्ट किए कि अगर जैसे कोई विद्रोह की फॉर्मेटिंग में आपको एक बता दूंगा, फिर उससे रिलेटेड चाहे कोई भी विद्रोह 5 मार्कर में आए, आपको उसी पैटर्न पर लिखना है, इसलिए ये सिलेक्ट किया। आर्य समाज के सिद्धांत पूछे या चाहे ब्रह्म समाज के आपसे सिद्धांत पूछे, चाहे थियोसॉफिकल सोसाइटी पूछे या रामकृष्ण मिशन पूछे आप लोगों से, तो आप इसका आंसर यहाँ पे अच्छे तरीके से कर पाओ। ठीक है, मुगल कालीन देहशाला बंदोबस्त व्यवस्था, अब चाहे इसके मनसबदारी व्यवस्था पूछ लें या इक्तिदारी व्यवस्था, फॉर्मेटिंग आंसर की वही रहेगी। समझ रहे हैं आप लोग। राजपूत कालीन प्रमुख सामाजिक संरचना, चाहे फिर वो वैदिक कालीन सामाजिक संरचना आपसे पूछे, ऋग्वेदिक कालीन पूछे, गुप्तोत्तर कालीन पूछे, गुप्त कालीन पूछे या सल्तनत कालीन, फॉर्मेटिंग आपको यही रखना है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक के लोक कल्याणकारी कार्यों, चाहे किसी भी शासन के कार्य, फॉर्मेटिंग आपको यही रखना है। तो क्वेश्चन जब डिजाइन किए गए तो उनमें ये काफी ध्यान रखा गया कि अगर इस टाइप के और भी प्रश्न आए तो आप उन क्वेश्चन को बेहतर तरीके से डील कर पाओ। क्लियर है। और कुछ 11 मार्कर, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था को बनाइए। इसमें बेसिकली 5 मार्कर जो है, 5 मार्कर जो है वो 3 है। अगर आपसे इंडिविजुअल भी क्वेश्चन पूछ लिया कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था बताइए, तो आप उनको लिख सकते हो। जनजाति विद्रोह के कारण और प्रमुख जनजाति विद्रोह, अब एक 5 मार्कर में क्वेश्चन हो सकता है कि जनजाति विद्रोह के कारणों को स्पष्ट कीजिए, साथ ही साथ प्रमुख जनजाति विद्रोह की विवेचना, तो आप वहां पे पूरे 3 मार्कर में जनजाति विद्रोह को देख सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन और डायमेंशन कवर करने का हम लोगों ने प्रयास किया। अब अलाउद्दीन खिलजी के सुधार, ये 11 मार्कर में आपसे पूछा। अब इसके अंतर्गत ही आप चाहे वो आपसे प्रशासनिक सुधार पूछ ले 5 मार्कर में, चाहे वो सैन्य सुधार पूछ ले 5 मार्कर में, चाहे वो आर्थिक सुधार पूछ ले, तो 5 मार्कर के 3 क्वेश्चन और एक 11 मार्कर में आप लोगों का तैयार हो ही रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रमुख क्रांतिकारी गतिविधियां और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन। ठीक है, तो ये इसलिए अब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन ये 11 मार्कर में आपसे पूछा है, लास्ट टाइम 5 मार्कर में आपसे पूछ लिया गया था। तो ये आज का हमारा टेस्ट पेपर था जो काफी बैलेंस और संतुलित करके बनाया गया था।
तो अब हम करेंगे डिस्कस। अब आप लोग बढ़िया पेन और कॉपी उठा लीजिए, क्योंकि ना मैं केवल डिस्कशन करने वाला हूं, बल्कि मैं आपको आज कई सारे आंसर फॉर्मेटिंग टिप्स भी देने वाला हूं। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग की क्लास है ना। अब चलिए, अब पहली बात आप लोगों को क्या याद रखनी, जब भी आपसे कोई भी 3 मार्क का प्रश्न पूछे, जब भी कोई भी आपसे 3 मार्क का प्रश्न पूछे, तो पहली टेस्ट जो आप लोगों को याद रखनी है कि कोशिश क्या करना है, आपको 3 बुलेट पॉइंट्स देना है। कितने पॉइंट्स देना है? 3 बुलेट पॉइंट्स। ये आप सब लोग जानते हो, पर उन 3 पॉइंट्स को हम किस प्रकार दे सकते हैं, कितने तरीकों से दे सकते हैं, ये हमें याद रखना है। देखिए, पहले आयोग 2019 से पहले कोई लाइंस नहीं देता था, 3 मार्कर के लिए कॉपी दे देता था। जो स्टूडेंट्स होते थे वो ऐसे फैला फैला के लिख सकते थे, परंतु अब आयोग ने, आप लोग जानते हो, केवल और केवल 2 लाइनें दी हैं। और मैं देखो, स्टूडेंट्स 3 लाइन में लिख रहे हैं, ठीक है, आप वहां पे भी कुछ जगह लिख सकते हो, परंतु ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा कि 3 लाइन में आप इसलिए नहीं लिख पाते क्योंकि दूसरा क्वेश्चन वो यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, तो आपके पास उतना स्पेस रहता नहीं है। तो चूंकि आदर्श जो पुस्तिका उन्होंने दी है, उन्होंने उसमें 2 लाइन दी है, और मैंने भी आंसर दोनों लाइन में आपको लिखकर दिखाया है, और वो भी 3 पॉइंट्स कवर करके, और कई जगह 4 पॉइंट्स कवर करके। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम 2 लाइन में भी 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। और दूसरा, 3 मार्कर में बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग अब नहीं चाहिए। उसका कारण यह है क्योंकि भैया अब केवल 2 लाइन है, अगर आप फॉर्मेटिंग करने चले 2 लाइन में तो फिर तो आप कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। और 3 मार्कर में कोई भी फॉर्मेटिंग की आवश्यकता ज्यादा नहीं होती है, केवल 3 बुलेट पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। अब बस ये देखिए आप लोग कि वो 3 बुलेट पॉइंट्स हम कैसे लिख सकते हैं। पहला, ये तरीका हो सकता है रोमन संख्या में। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 1 2 3 करके, है ना, आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इनको ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप तीर का निशान लगाकर 3 बुलेट पॉइंट्स लिख दो। चौथा तरीका क्या हो सकता है, चौथा तरीका ये हो सकता है, ठीक है। पांचवा तरीका क्या हो सकता है, पांचवा तरीका, जैसे अब ये है धोलावीरा, ठीक है, ये है धोलावीरा। पांचवा तरीका में अपन 1 2 और 3 पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हड़प्पा कालीन स्थल, ठीक है, दोनों लाइन यूज हो गई, एक ये वाली और एक ये वाली। फिर दूसरा अपन लिख दीजिए, यहाँ पे खोजकर्ता लिख दीजिए, या खोजकर्ता के बाद अवस्थिति लिख दीजिए। और तीसरा यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाल में विश्व विरासत स्थल घोषित, ठीक है, साक्ष्य करके भी। तो तीसरा तरीका यह हो सकता है कि हम इसको माता का आशीर्वाद बरसा दें। क्लियर है? ऐसा कर सकते हैं। चौथा तरीका क्या हो सकता है, चौथा तरीका हो सकता है कि जैसे कि आपने यहां पे लिखा बीच में धोलावीरा, ठीक है, फिर 1 2 3 और 4, अब 4 डायमेंशन से 4 पॉइंट यहां पे कवर कर दो। तो ये 3 मार्कर लिखने के मैं तरीके बता रहा हूं कि हम कितने तरीके से 3 मार्कर को लिख सकते हैं। क्लियर है? और इसके अलावा आप और क्या कर सकते हो, जैसे ये है तो यहाँ पे 1 और ये 2 पॉइंट आप ऐसे करके लिख सकते हो, और बीच में कुछ कोमा करके भी आप लिख सकते हो। तो हमने 3 मार्कर में क्या सीखा कि कुछ रोमन संख्याएं A B और C में लिख सकते हैं, 1 2 3 में लिख सकते हैं। अब ये लिखने से फायदा क्या होगा, जैसे कि अगर आप 1 2 1 2 1 2 एक टाइप के नंबर डालोगे तो कॉपी उतनी अट्रैक्टिव नहीं दिखती और उसमें विविधता नहीं आती। तो हम विविधता लाने के लिए क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन में 1 2 3 रोमन संख्या में डालेंगे, फिर A B C D डालेंगे, फिर 1 2 3 इस टाइप का डालेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम ऐसे ब्लड पॉइंट डाल देंगे, उसके बाद फिर हम इस टाइप के ब्लड पॉइंट डाल देंगे। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? तो जब भी 3 मार्कर आपसे इस टाइप का पूछे तो आपको ऐसे ब्लड पॉइंट्स यूज करना है, आपको ये फॉर्मेटिंग यूज करनी है, आपको माता का आशीर्वाद दर्शाना है। तो आप मेक श्योर कर रहे होंगे कि आप लोग जब इनको लिख रहे होंगे तो अभी नोट डाउन आप लोग करते चलें ताकि आप लोगों को फायदा हो। तो चलिए, तो पहली चीज समझ में आई। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था धोलावीरा। अब 2 लाइनें हैं, जस्ट बिलीव में इसमें 4 पॉइंट है और आपको 3 में से 3 मार्क्स क्यों नहीं देगा। चलिए, अब नियम नंबर 1 आप लोग समझ गए कि फॉर्मेटिंग 3 मार्कर की कैसे करनी है। नियम नंबर 2 नंबर ये करना है कि आपको सब हेडिंग्स बनानी है। क्या बनानी है? आपको सब हेडिंग्स बनानी है। सब हेडिंग्स क्या करती हैं, सब हेडिंग्स बाकी को छोटा कर देती हैं। उदाहरण के तौर पे धोलावीरा एक हड़प्पा कालीन स्थल है।
अब कितने शब्द हो गए? 5 शब्द हो गए। अब मैंने क्या किया? सब हेडिंग्स बना दी। मैंने लिख दिया संबंध हड़प्पा कालीन स्थल। अब देखिए, जहां 5 शब्द हम लिख सकते थे वहां पे हमने 2 शब्दों में काम खत्म कर दिया, क्योंकि हमारे पास 2 लाइन है। और देखो, मेंस का एक सिंपल सा नियम है कि आप कम शब्दों में ज्यादा बातें कैसे कह दो, आप गागर में कैसे सागर भर दो। ये आपकी लेखनी है, यही आपका अस्त्र है। जब एक योद्धा युद्ध भूमि में जाता है तो कई योद्धा ऐसे होते हैं जो चाकू से भी अच्छे अच्छे दुश्मनों को घायल कर देते हैं। तो वही कला अब आप लोगों को सीखनी है। वो कला आप लोगों को कैसे सीखनी है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। आपके पास केवल 2 लाइनें हैं और उन 2 लाइनों में आप कैसे इफेक्टिव तरीके से लिख सकते हो ये आप लोगों को याद रखना है। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहला नियम है, दिमाग में बिठा लो, चाहे वो 5 मार्कर हो चाहे वो 3 मार्कर हो, सब हेडिंग्स बनाना है। तो क्या आप लोगों ने दिमाग में याद रखा कि आप लोगों को क्या बनाना है? सब हेडिंग्स। सब हेडिंग्स क्या करेगी? शब्दों को कम करेंगी और आप लोगों को मैक्सिमम कंटेंट देने के लिए स्पेस देंगी। और जितना अच्छा आप लोगों का कंटेंट होगा आप उतना बेहतर आंसर लिखोगे। देखो, सिंपल सा फंडा है, कंपटीशन है सापेक्ष रूप से। आपने 4 पॉइंट लिखे, मैंने सब हेडिंग्स के माध्यम से 7 पॉइंट लिखे, तो स्वाभाविक सी बात है सिलेक्शन मेरा हो जाएगा, मुझे आपसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो हमें दूसरों से ज्यादा मार्क्स चाहिए तो हमें दूसरों से ज्यादा कंटेंट देना होगा, और दूसरों से ज्यादा कंटेंट देने के लिए हमें सब हेडिंग्स डालना होगा। तो सब हेडिंग्स बताओ, मैं अगर ये लिखता कि हड़प्पा कालीन स्थल है, उससे अच्छा अपन ने लिखा भैया संबंध हड़प्पा कालीन स्थल। अब दूसरा पॉइंट अगर मैं लिखूं ये गुजरात में अवस्थित है, तो क्यों लिखो ये और है? तो अवस्थिति हम लोगों ने लिखी भैया गुजरात। धोलावीरा कहां पे? गुजरात में स्थित है। और तीसरा साक्ष्य, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी स्थल के साक्ष्य होते हैं। तो यहां पे आपको छोटा छोटा करने से साइन बोर्ड, आप लोगों को पता है यहां पे 10 चिन्हों वाला साइन बोर्ड मिला था, ठीक है? तो साइन बोर्ड हो गया। फिर जल प्रबंधन प्रणाली, आप लोगों को पता है उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य धोलावीरा से मिलते हैं, ठीक है? और त्रिस्तरीय नगर योजना, धोलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में बटा हुआ था। 3 भागों में। आप लोगों को पता है कि जितने भी हड़प्पा कालीन स्थल थे उनकी नगर योजना 2 भागों में बटी हुई थी, एक पूर्वी टीला एक पश्चिमी टीला, ठीक है? परंतु ये 3 भागों में बटा हुआ था धोलावीरा। तो ये इसको यूनिक बनाता है, तो ये पॉइंट तो हम लोगों को जरूर लिखना चाहिए जो उसको यूनिक बनाता है। और आप लोगों को पता है यहाँ पे एक विशाल स्टेडियम के साक्ष्य भी मिले, परंतु वो मैंने नहीं लिखा, क्योंकि अगर वो मैं लिख देता तो फिर मेरा ये वाला पॉइंट छूट जाता। मैंने 3 साक्ष्य दे दिए, साइन बोर्ड, उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली और त्रिस्तरीय नगर योजना। अब फिर मैंने लिखा विशेष विश्व धरोहर स्थल 2022, मतलब 2022 से उनको पता चल गया कि भैया बंदा करंट से अपडेटेड है, ठीक है? और विश्व धरोहर स्थल अभी हाल में घोषित किया। अब ये मत देखो कि इसे अभी हाल में ही यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। देखो, को भी चेक करने वाले को ये पता है कि भैया विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को ही करता है। तो हमने इतना हिंट दे दिए, क्लियर हो गया। तो ये विशेष शब्द पे फोकस करो। अब जब भी आप लोगों के पास कोई विशेष पॉइंट हो जहां पे आप लोग उस आंसर को बेहतर बना सकते हैं, तो ये हर जगह डालना विशेष को। तो देख रहे हैं आप लोग, मैंने कितने यहाँ पे यूज किए? मैंने 4 सब हेडिंग्स यूज करी। उन 4 सब हेडिंग से केवल 2 लाइन में हमने शानदार आंसर लिख दिया, संबंध, अवस्थिति, साक्ष्य। और अब इनकी आदत डाल लो आप लोग। अब देखो, अब इस टाइप का कोई भी हड़प्पा कालीन स्थल आ जाए, ये कोई भी ऐसा स्थल जो पुरातात्विक हो, मान के चलो एक काम करते हैं अपन, ठीक है? एक एग्जांपल लेते हैं, मैं ले लेता हूं कायथा ले लेते हैं अपन लोग। तो जब भी कोई स्थल आप लोगों से पूछे तो वो संबंध किससे? ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति से, ठीक है? अवस्थिति कहां पे है? उज्जैन के समीप। खोजकर्ता बता दो वहां पे आप लोग, बीएस बाकरकर, यहां पे भी आप लोग बता सकते थे खोजकर्ता, ठीक है? साक्ष्य बता दो। और अगर कोई विशेष हो तो विशेष क्या लिख दोगे आप लोग? छोटी काली सिंधु नदी के किनारे। तो अब कोई भी पुरातात्विक स्थल आ जाए आपको फॉर्मेटिंग इसी तरीके से करनी है। कोई भी पुरातात्विक स्थल आ जाए, समझ रहे? भीम बेटी का पूछ लिया, बताओ किससे संबंधित है भीम बेटी का? पुरापाषाण काल से। अवस्थिति रायसेन हो गया। साक्ष्य आदि मानव के शैलाश्रय। विशेष विश्व धरोहर स्थल में शामिल। क्लियर है? तो अब चाहे कोई भी स्थल आप लोगों से पूछे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग लिख लोगे। किसी भी टाइप का स्थल आप लोगों से पूछ लें, चाहे वो इतिहास से पूछ लें, कहीं से भी पूछ लें। क्लियर है? तो ये रहता है भैया फॉर्मेटिंग। अब सब हेडिंग्स अब आप अपने दिमाग में बिठा लो कि जब कोई भी स्थल आप लोगों से पूछोगे तो आपको सब हेडिंग्स कौन कौन सी बनानी है। और जब भी मेंस पढ़ो, जब भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो विशेष फोकस करो सब हेडिंग्स पे। ये सब हेडिंग्स आपको न केवल मार्क्स दिलाएंगी बल्कि आपको एक स्पेस उपलब्ध कराएंगी ज्यादा कंटेंट लिखने के लिए।
तो इन सब हेडिंग से अब दोस्ती कर लो, क्योंकि अब तुम्हारी लेखनी ही तुम्हारा क्या देगी, परिचय देगी। अब तुम लोग भूल जाओ, 5 महीने काफी हैं, हम लोग आप और मैं मिलके हम लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर लेंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है झूकर झाकर संस्कृति। अगला क्या है? झूकर झाकर संस्कृति। अब झूकर झाकर संस्कृति जो है वो परिवर्ती हड़प्पा कालीन संस्कृति है। ठीक है, झूकर संस्कृति अलग थी, झाकर संस्कृति अलग थी। लाल कलर के मृतभांड मिलते हैं झाकर संस्कृति से। ठीक है, तो ये दोनों संस्कृतियां जो थी वो परवर्ती हड़प्पा कालीन, मतलब हड़प्पा काल के बाद इनका विकास हुआ था। जब परिपक्व हड़प्पा काल था उसके जस्ट बाद अवशेष प्राप्ति। अब एक स्थल है हड़प्पा का, कौन सा? चंदूहड़ो। अब देखो मैंने ये नहीं लिखा इसमें कि यहाँ चंदूहड़ो से झूकर झाकर संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। कितना लंबा सेंटेंस हो जाता। सब हेडिंग्स क्या बनाई? अवशेष प्राप्ति चंदूहड़ो, और विशेष क्या लिख दिया मैंने? ये कृषि प्रधान संस्कृति थी। अब एक चीज और सीखो, रूल नंबर 3 कि भैया अंडरलाइन करना है। क्या करना है? अंडरलाइन। जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखे और इंपॉर्टेंट को बड़ी एक डार्क पेन रखना आप अपने साथ और उसको अंडरलाइन करते चलना है। क्या करना है? अंडरलाइन करते चलना है। जहां भी आपको, अब जैसे कृषि प्रधान पे मुझे अंडरलाइन करना चाहिए था, थोड़ा भूल गया, पर आप लोग क्या करोगे? अंडरलाइन करोगे। क्लियर है? तो याद होगा। तो झूकर झाकर संस्कृति क्या थी? परवर्ती हड़प्पा कालीन संस्कृति थी। अवशेष प्राप्ति चंदूहड़ो से। अब देखो मेरी बात, अगर अब ये पूछ लें आप लोगों से 3 मार्कर में, तो आप देख सकते हो कि यहां से झूकर झाकर संस्कृति के साक्ष्य मिले। तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। धर्मत का युद्ध देखते हैं। आप लोगों को पता है धर्मत का युद्ध साई सेना की तरफ से कौन लड़ रहा था? अब कोई भी युद्ध पूछे तो रूल नंबर 4 लिखो फटाफट। रूल नंबर 4 क्या लिखना है? कभी भी कोई भी युद्ध आप लोगों से पूछें किसी भी एग्जाम में, तो आपको 3 चीजें लिखनी है। सबसे पहले लिखनी है युद्ध तिथि। सबसे पहले क्या लिखनी है? युद्ध तिथि। फिर आपको लिखना है युद्ध पक्ष, सब हेडिंग्स में है ना। दूसरा क्या लिखना है? युद्ध पक्ष। और तीसरा मैंने लिखा है युद्ध परिणाम, या आप सिर्फ परिणाम लिख दो। ठीक है, आप सिर्फ क्या लिख दो? परिणाम लिख दो। तो अब मुझे बताओ कि अगर कभी भी जिंदगी में आप लोगों से कोई युद्ध पूछा जाएगा तो उस युद्ध में आप लोग क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे युद्ध तिथि, दूसरा युद्ध पक्ष, तीसरा युद्ध परिणाम। अब मैं पूछ रहा हूं, चलो मैंने धर्मत का युद्ध छोड़ दिया, अब मैंने घटोली का युद्ध पूछ लिया। चलिए घटोली के युद्ध मैंने आपसे तराइन का युद्ध पूछ लिया। ठीक है, तराइन का युद्ध के बाद बाबर ने जो युद्ध लड़े थे, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, खानवा का युद्ध, बोर्डीवास का युद्ध, प्लासी का युद्ध। चाहे आप कोई भी युद्ध आपसे पूछ लें तो युद्ध तिथि बताना है भैया, कब हुआ था? 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध। किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच हुआ था। युद्ध परिणाम क्या हुए? कि भैया ब्रिटिशर्स की विजय हुई। क्लियर? तो अब धर्मत का युद्ध आपसे पूछा, धर्मत का युद्ध में क्या हुआ? धर्मत का युद्ध में सबसे पहले लिखा युद्ध तिथि 15 अप्रैल 1658। साई सेना मतलब दारा शिकोह, आप दारा शिकोह भी लिख सकते थे इसमें। ठीक है, और औरंगजेब के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में युद्ध लड़ा गया था। परिणाम क्या हुआ? औरंगजेब विजयी। अब मैंने लिखा कि इसमें औरंगजेब विजित हुआ। और युद्ध स्थल उज्जैन के समय। 4 पॉइंट्स कवर किए। युद्ध तिथि लाइन 2 ही है, मैं अभी भी बता रहा हूं, 2 लाइन में आप आग लगा सकते हो, बस आपके पास तरीका हो शॉर्ट करने का। 3 लाइन लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। लोग 3 लाइन में 3 पॉइंट दे रहा है, हम 2 लाइन में 4 पॉइंट दे रहा है। तो आप बिल्कुल उससे मत घबराओ, मैं अभी बता रहा हूं। देखो सब आपसे बोलेंगे कि आप तीसरी लाइन भी यूज करो, बिल्कुल करो। अगर आप लोगों के पास 2 लाइन में अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है आंसर को, तो आप ले जाओ एक आध जगह, कोई दिक्कत नहीं। पर चूंकि उन लोगों ने स्पष्ट बोला है 10 वर्ड्स, तो मैं मान के चल रहा हूं कि चलो यार अपन 15 से 18 वर्ड्स यूज कर लें। अब आप शब्द गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। समझ रहे? शब्द सीमा अपन बहुत ज्यादा क्रॉस नहीं कर रहे हैं। लोग बस 25-25 30 शब्द लिख के आते हैं, अच्छी बात है, पर इसमें घाटे हैं। नुकसान कहां पे आप लोगों का? अगर आप ज्यादा शब्द लिखते हैं तो फिर आपके आंसर छूटते हैं आगे चल के। आप समझ रहे हो मेरे? लेस वर्ड्स इफेक्टिव आंसर, मतलब आपके पास समय ज्यादा है, और जब आपके पास समय ज्यादा है तो आप उतना बेहतर सोच पाओगे और आप उतना बेहतर आंसर लिख पाओगे। समय कम पड़ेगा तो आपको आता हुआ आंसर भी आप उतने इफेक्टिव तरीके से नहीं लिख पाओगे। आपने क्रिकेट में एक शब्द सुना होगा कि बल्लेबाज के पास टाइम बहुत है, और जिस बल्लेबाज के पास टाइम बहुत होता है ना, मतलब बॉल को आने देता है, शॉट मारता है, वो बल्लेबाज उतने बेहतर शॉट खेल लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास टाइम बहुत है।
और जिस बल्लेबाज के पास गेंद को देखकर रिएक्ट करने का टाइम बहुत ज्यादा है वो बल्लेबाज हमेशा अच्छा खेलता है। ठीक उसी प्रकार जिस स्टूडेंट्स के पास टाइम बचा लेगा, टाइम मैनेज कर लेगा, वो उतना इफेक्टिव आंसर्स लिखेगा। समझ रहा है मेरी बात को? इस टाइम का भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं बहुत बारीकी बताऊंगा आप लोगों को जो मैंने फील किया हुआ है एग्जाम देते वक्त। क्लियर है? तो कोई भी युद्ध पूछेंगे तो क्या लिखना है, कॉपी में लिख लो, युद्ध तिथि, युद्ध पक्ष। अब कोई भी युद्ध पूछ लें आपसे, कोई भी युद्ध कभी भी किसी भी वक्त एग्जाम में आप हमेशा ये लिखोगे और परिणाम। ठीक है? और अगर कुछ समय बच जाए तो युद्ध स्थल लिख देना, और अगर तुम्हें शब्द बच जाए, जगह बच जाए, तो फ्लुएंट एक विशेष तो हमारा है ये कि इसका आखिरकार परिणाम क्या हुआ। इसमें अगर इसे नहीं लिखते तो अपन क्या लिख देते कि भैया औरंगजेब शासक बना, यही होगा ना इसका परिणाम अंततः। तो ये हम लोग लिख सकते हैं। चलिए एक मिनट, ज्यादा जूम हो गया रे बाबा, एक मिनट रुकना। हाँ चलिए अगला क्या है, हाँ ये थोड़ा सा जूम आउट जूम इन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एक उंगली से करना है। ओके भाई चलो ठीक। अभी राजेंद्र प्रथम है, राजेंद्र प्रथम जो है साहब वो व्यक्तित्व से संबंधित है। ठीक है? तो आप लोगों को पता है कि प्रमुख चोलकालीन शासक, कोई भी व्यक्तित्व पूछे तो उसकी एक मूल पहचान होती है कि भाई ये स्वतंत्रता संग्रामी है, लेखक है, साहित्यकार है, शासक है, खोजकर्ता है, पुरातात्विकविद है, कोई तो है। हर इंसान की एक पहचान है ना, जैसे आपकी पहचान आप विद्यार्थी हो, है ना? तो हर एक की एक पहचान होती है, और उस पहचान में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पहले पॉइंट में उसकी पहचान बतानी चाहिए कि आखिरकार वो कौन है। क्लियर है? सबसे पहला पॉइंट हमें, जैसे अकबर पूछ लिया भाई मुगल कालीन प्रतापी शासक, क्लियर है? अब पूछे बीएस बाकरकर महोदय पूछ दिया तो क्या बोलेंगे, पुरातात्विकविद या भूगोल शास्त्री। ठीक है? तो ये क्या है, उनकी पहचान है। तो जब भी आप लोगों से कोई व्यक्तित्व पूछे तो दिमाग में याद रखना है कि सबसे पहले हम लोगों को क्या बतानी है, पहचान बतानी है, क्योंकि जब तक पहचान नहीं बताओगे, अब भैया अगर वो एग्जाम में आया है तो भाई इंपॉर्टेंट होगा, कुछ तो किया होगा उसने तभी तो पूछा है। अब मेरे बारे में तो नहीं पूछा कि बताओ सर के बारे में, तो भाई मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। ठीक है? आप लोगों के बारे में नहीं पूछा। तो जब किसी शासक को पूछा जाता है हमेशा याद रखना महत्वपूर्ण शासक को ही पूछेंगे जिसका इतिहास में कोई महत्व हो, हर किसी को वो नहीं पूछेंगे। ऐसा व्यक्ति जिसका इतिहास में कोई महत्व है उसको ही जनरली पूछते हैं। तो दो पॉइंट समझ में आ गए कि दो पॉइंट तो आप लोगों को स्पष्ट पता चल गए कि भैया एक पहचान बताना है, दूसरा उसका किस कार्य के कारण महत्व है। जैसे अकबर है तो भैया अकबर धर्मनिरपेक्ष शासक, तो उसके पूरे कार्य बता दो, कितने शानदार कार्य उसने किए। तो राजेंद्र प्रथम प्रमुख चोलकालीन शासक थे, संपूर्ण श्रीलंका को इन्होंने जीता। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने महिपाल को हरा के गंगेकोंड चोल की उपाधि हासिल की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात सुनो, अगर गंगेकोंड चोल में पूछ लेता तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी, है कि नहीं? ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो ये वो स्वाभाविक सी बात है, जैसे लास्ट टाइम पूछा था अमित्रघात, उन्होंने सीधा नहीं पूछा बिंबिसार, उन्होंने अमित्रघात पूछ लिया। तो आप लोग भी ये छोटी छोटी बातें याद कर सकते हो, आधी बार आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो राजेंद्र प्रथम के बारे में 3 पॉइंट क्लियर है कि वह प्रमुख चोलकालीन शासक, संपूर्ण श्रीलंका को जीता, नौसेना काफी अच्छी थी, और चोल वंश के बारे में आप लोगों को पता है, स्थानीय स्वशासन और कला एवं संस्कृति के लिए जाना जाता है। तो ये 2 प्रश्नों आप लोग तैयार कर लीजिएगा, चोलकालीन स्थानीय स्वशासन और चोलकालीन कला एवं संस्कृति, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कांस्य की नटराज की मूर्ति यहां से प्राप्त होती है। क्लियर है? चलिए अगला है दीवान मुस्तकराज। ये लास्ट टाइम भी पूछा था आप लोगों से, और इस टाइप से टर्मिनोलॉजी देखो, वो आप लोगों से इस टाइप के प्रश्न पूछेंगे। मुगल काल और मुगल काल और सल्तनत काल में बहुत छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी से, बहुत छोटी छोटी, उनको थोड़ा विशेष फोकस करिए। हिस्ट्री पढ़ते वक्त याद रखिए कि आप लोगों ने जो प्री पढ़ी है कृपया उससे ना छोड़े, क्योंकि आपके पूरे 3 मार्कर प्री से बनेंगे। ये आप लोग रट मारो दिमाग में कि आपके पूरे 3 मार्कर प्री में से जो आपने पढ़ा वहीं से बनेंगे। तो जब भी आप लोग पढ़ाई कर रहे हो तो एक बार कंप्लीट कर लीजिएगा 3 मार्कर पूरे उसी से। अभी मैं एक हिस्ट्री की अलग क्लास लूंगा आपको, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए, कि भैया हिस्ट्री की एक अलग क्लास लेंगे जिसमें मैं आपको हिस्ट्री के कुछ यूनिवर्सल आंसर, चाहे वो क्वेश्चन कुछ भी आए, हमको उसको उसी फॉर्मेट में लिखना है। जैसे किसी व्यक्ति की उपलब्धियां बताइए, तो राजनीतिक उपलब्धियां, सामाजिक उपलब्धियां, सामाजिक संरचना, प्रशासन, ठीक है, इस टाइप से कई सारे क्वेश्चन हैं, कई सारे आंसर्स हैं, जो चाहे कहीं भी से आ जाए, आपको 2-3 क्वेश्चन का मार्जिन दे देगी। अगली आंसर फॉर्मेटिंग क्लास में वही बताने में वाला हूं। क्लियर है? तो अभी मैं ये डिस्कशन कराऊंगा, उसके बाद हम उसको देखेंगे। तो दीवान मुस्तकराज क्या था, आप लोगों को पता है बहुत अच्छे तरीके से कि अलाउद्दीन खिलजी
वो अपनी जो वित्तीय स्थिति थी उसको सुदृढ़ करना चाहता था और उसने ऐसे सारे कार्य किए जिससे उसकी मतलब आर्थिक स्थिति, साम्राज्य की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो। तो उसने क्या किया कि भैया की जो बकाया राशि थी, जो भू राजस्व का बकाया होता था, उसके लिए एक विभाग की स्थापना करी। ठीक है, तो अब क्या याद रखना है कि सल्तनत कालीन प्रशासनिक विभाग, अब ये इसकी पहचान हो गई। इसकी मूल पहचान क्या है जवान मुस्तक राज की, कि भैया कब का विभाग है, सल्तनत काल का है, मौर्य काल का है, अकबर कालीन है या अभी का है। तो हमने पहला पॉइंट क्या लिखा, सल्तनत कालीन प्रशासनिक विभाग, केवल 3 शब्द। स्थापना अलाउद्दीन खिलजी, किसने करी, अलाउद्दीन खिलजी ने। और एक वित्तीय विभाग था, ठीक है, एक वित्तीय विभाग, इस पे अंडरलाइन कर सकते थे आप लोग, जो बकाया भू राजस्व, इस पे अंडरलाइन करो, वसूलता था। तो अब शब्द गिनो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 शब्द। ठीक है, तो 12-13 शब्दों में आपका सटीक आंसर हो गया 3 मार्क का। क्लियर है, तो ये दीवान मुस्तक राज था। अगला कौन सा है, नूरजहां, ये व्यक्तित्व से संबंधित है। तो भैया देखो नूरजहां का मूल नाम क्या था। अब जब भी कोई व्यक्तित्व पूछे तो भैया उसका मूल नाम लिख सकते हो आप लोग, ठीक है, उपाधि लिख सकते हो, उपाधि, या संबंधित वंश लिख सकते हो आप लोग, संबंधित वंश लिख सकते हो। ये सब हेडिंग्स बता रहा हूं मैं, नोट डाउन कर लो। संबंधित वंश कर सकते हो, उसके कार्य कर सकते हो आप, कार्य, ठीक है। अगर उसने कोई रचना लिखी तो आप उस रचना के बारे में बता सकते हो, रचना के बारे में बता सकते हो। कोई भी अगर आप लोगों ने रचना लिखी, और विशेष, तो कोई भी 3 मार्कर जो आप लोगों से व्यक्तित्व में पूछे, आप इन पॉइंट्स के बिहाफ पे उसका आंसर कर सकते हो। ये बात याद रखिएगा, मूल नाम, उपाधि, संबंधित वंश, कार्य, रचना, महत्व, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। चलो नूरजहां के बारे में देख लेते हैं। हाँ ठीक है, अगर कोई व्यक्ति ने किसी का निर्माण कराया तो निर्माण कार्य भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अब मूल नाम क्या था भैया, मेहरुन्निसा था, जानते हो आप लोग। जहांगीर से विवाह हुआ 1611 में, जहांगीर की पत्नी थी। ठीक है, निर्माण एतजमोला का मकबरा, और विशेष शासनकाल में व्यापक प्रभाव था किसके, जहांगीर के शासनकाल में। जहांगीर अफीम खा के पड़ा रहता था, पूरे काम कौन देखता था, पूरे काम नूरजहां देखती थी, और उसने भैया गुट का निर्माण भी कर लिया था, है ना। तो ये याद रखिएगा नूरजहां के बारे में। अगला है दीन इलाही। दीन इलाही अपने आप में महत्वपूर्ण प्रश्न है 3 मार्कर में। कौन है भैया संस्थापक, अकबर है, अकबर ने स्टार्ट किया था। स्थापना वर्ष 1582। और देखा सब हेडिंग्स का कमाल, एक एक सब हेडिंग्स ने एक लाइन में 3 फैक्ट दे दिए। संस्थापक अकबर, स्थापना वर्ष 1582, और एक समरूप धर्म था। इसका मैंने स्वरूप बता दिए यहीं पे। अब तुम लोगों के पास 2 ऑप्शन थे, अगर आप इसको पूरा नहीं लिख सकते थे तो यहां लिख देते थे स्वरूप, ये एक समरूप धर्म, बस 3 सब हेडिंग्स हो जाती एक लाइन में। और उद्देश्य क्या था, सभी धर्मों के मूल तत्वों को खोजना। अब देखो पॉइंट्स काफी हैं कि भैया बीरबल पहला और अंतिम हिंदू था जिसने इसको ग्रहण किया था। ठीक है, दीन इलाही के बहुत सारे सिद्धांत थे। ठीक है, सूर्य की पूजा जो अकबर से मिलते थे तो भैया वो अल्लाह अकबर कहते थे, सिजदा में पेवोस करते थे। ठीक है, जो दूसरे क्या बोलते हैं विधवा वगैरह से संबंध स्थापित नहीं कर सकते, तो बहुत सारी बात है। पर चूंकि हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं, हमको 2 ही लाइन में आंसर लिखना है, तो हम लोगों ने 4 फैक्ट दे दिए यहाँ पे। मैं अभी बता रहा हूँ 4 फैक्ट हम लोग दे रहे हैं, जबकि आप लोग केवल 3 फैक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि हम 2 लाइन में कैसे दे दें, तो मैं बता रहा हूं कि 2 लाइन में हम कैसे 4 फैक्ट्स दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला कौन सा है, 1 मिनट, हाँ अगला है पावना विद्रोह। ठीक है, हाँ चलिए पावना विद्रोह की बात करें हम लोग। अब कोई भी विद्रोह आप लोगों से पूछे तो भैया वो विद्रोह कब हुआ, विद्रोह तिथि लिख सकते हो। अब देखो सब हेडिंग्स कैसे बनानी, विद्रोह तिथि। ठीक है, अब कोई विद्रोह होगा वो किसी ना किसी क्षेत्र में होगा, किसी ना किसी क्षेत्र में होगा, तो आप लोगों को भैया क्षेत्र। अब वो एक उसका किसी न किसी ने नेतृत्व किया होगा, तीसरा पॉइंट लिखो नेतृत्व। ठीक है, और चौथा पॉइंट लिखो भैया कोई विशेष है या परिणाम हो उसका कुछ, तो वो बता दो। ठीक है, विशेष और परिणाम। और अगर आपको केवल 2 पॉइंट याद आ रहा है, केवल 2 पॉइंट आपको याद आ रहा है, तो तीसरा यूनिवर्सल पॉइंट लिखो जिसे तुम हम हर जगह लिख सकते हो, अंग्रेजों को द्वारा दमन चक्र, अंत करके लिखना, सब हेडिंग्स डालोगे अंत, अंग्रेजों द्वारा दमन चक्र द्वारा, अंग्रेजों के दमन चक्र द्वारा। ये यूनिवर्सल पॉइंट है। कोई भी विद्रोह आएगा, देखो अंग्रेजों ने ऑलमोस्ट सारे विद्रोह दबाई दिए, ऐसा कोई विद्रोह नहीं है जो उन्होंने नहीं दबाया,
क्योंकि अंग्रेज जो सेना थी काफी प्रशिक्षित थी, तो एक पॉइंट डाल लो अंत करके अंग्रेजों के दमन चक्र द्वारा। अगर कभी याद नहीं आया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमें 2 पॉइंट से ज्यादा याद नहीं आते, तो ऐसी स्थिति में हमें लिखना तो 3 ही पॉइंट है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। ये नियम बना लो आप लोग कि आपको कोई क्वेश्चन कभी छोड़ना ही नहीं है। तो वहां पे ये पॉइंट लिखोगे अंत अंग्रेजों के दमन चक्र के द्वारा। क्लियर है? तो ये कुछ पॉइंट्स लिख लो फटाफट, की पॉइंट्स लिख लो जल्दी से। ये अभी शुरुआत है, जब पूरी टेस्ट सीरीज हम लोगों की चलेगी हम काफी कुछ सीखने वाले हैं। एथिक्स, पेपर थर्ड को कैसे डील करना है, सेकंड से कैसे करना है, और साथ ही एक जानकारी और मैं दे दूं कि भैया हमारी चल रही है तीसरी क्लास, वो क्लास मैं ही ले रहा हूं। ठीक है, आप विश्वास करिए इतनी इजी लैंग्वेज में आपको शायद कहीं पढ़ने को मिले। ठीक है, तो याद रखिएगा इतिहास की क्लास स्टार्ट हो रही है, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण क्लास जो कि आज सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं वो है पेपर थर्ड की क्लास। पेपर थर्ड की क्लास सोमवार से स्टार्ट हो रही है, उसकी डेमो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। और वो पेपर थर्ड सुजीत सर और मेरे द्वारा चलाई जाएगी, दोनों ही मेंस चयनित हैं। ठीक है, तो बहुत ही शानदार, एक्चुअली पूरा काम है शॉर्ट नोट्स का, कॉन्सेप्ट्स का और आंसर राइटिंग का, तो वो आपको बिल्कुल प्रॉपर मिलेगी। तो आप बेझिझक होकर ज्वाइन कर लो, वो भी ऑफर सीमित समय के लिए है। आपको केवल 300 रुपए पर यूनिट में, सॉरी 200 रुपए पर यूनिट में, मतलब मात्र 10 यूनिट 1999 रुपए में वहां पर मिल रही है। इतनी कम कीमत में किसी भी कोचिंग संस्थान के द्वारा आपको कंप्लीट नहीं कराया जाएगा। तो याद रखिएगा ये चीजें ध्यान से कि 1999 में आप पूरा पेपर थर्ड, जो कि 2 साल से काफी चैलेंजिंग हो रहा है, आप उसमें बेहतर मार्क्स ला सकते हो केवल थोड़ी अच्छी तैयारी करके। मेहनत हम करेंगे, केवल आपको तो रटना है। नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे, टेस्ट हम लेंगे, कॉन्सेप्ट हम समझाएंगे, केवल आपको क्लास लेना है और नोट्स को रटना है और कुछ नहीं करना है। ना आपको कोई खोजबीन करनी, ना बुक्स खरीदनी, ना कुछ नहीं। तो आप लोग 2000 से तो ज्यादा की बुक्स ले लेते हो केवल पेपर थर्ड की, तो आपको इतनी कम कीमत पे क्लासेस मिल रही है, तो उसे जरूर ज्वाइन करिए, मैं यही कहूंगा। ठीक है, चलिए। तो पावना विद्रोह एक प्रमुख किसान आंदोलन था। स्वरूप बता दिया हमने भैया कैसा था पावना विद्रोह का। ये आप लोग याद रख सकते हो कि भैया स्वरूप लग सकते हो हर एक में कि कैसा स्वरूप था। जनजातीय स्वरूप था, कृषक विद्रोह था, राष्ट्रीय आंदोलन था, ठीक है, या कैसा, जो भी अलग तरीके के और विद्रोह होते हैं उनमें से कोई था। तो इस तरीके से आप उसके स्वरूप को डाल सकते हो कि भैया धार्मिक आंदोलन था, धार्मिक विद्रोह था, जनजातीय था, कृषक था, राष्ट्रीय था। तो स्वरूप बता दिया। फिर हमने बताया कि नेतृत्वकर्ता कौन है, ईशान चंद्र व शंभुपाल। कारण क्या था, जमींदारी शोषण। अब देखो बहुत सारा बड़ा रीजन नहीं ले सकते हम, क्योंकि हमें लाइन से भर जाएंगे। तुम तो एक उन्हें कीवर्ड्स दे दो कि तुम्हें कारण पता है, बेसिकली वो समझ जाएंगे भाई जमींदारी शोषण लिख लिया मतलब बच्चे को पता है। और परिणाम कृषक राहत अधिनियम 1879 पारित हुआ। तो समझ रहे आप लोग 4 डायमेंशन। ये फॉर्मेटिंग, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा फॉर्मेटिंग नहीं दी, क्योंकि मुझे पता है वहां पे आप फॉर्मेटिंग नहीं कर पाओगे, वहां आप सीधा सीधा ही लिख पाओगे, इसलिए मैं देखो बहुत प्रैक्टिकल। अब आप लोग सोच के देखो कि मैंने आपको इसी पर आंसर राइटिंग क्यों बता रहा हूं। आपको हम टाइप करा के दे देते, बेसिकली टाइप कराकर देने में और यहां में बहुत अंतर होता है। हम कोचिंग संस्थानों के पढ़ तो लेते हैं पीडीएफ, वहां जाके हमसे आंसर फॉर्मेट नहीं हो पाता, तो उसमें तो बहुत ज्यादा कंटेंट था, उससे तरह समेटे कैसे। तो यहाँ पे जो लिख सकते हैं, जितना लिख सकते हैं उसकी मैं चर्चा कर रहा हूं आप लोगों से। क्लियर है? तो विद्रोह समझ में आ गए, आप लोग अपने नोट करते चलना, ठीक है। चलिए, पंडित रमाबाई भारतीय समाज सुधारिका थी, सामाजिक कार्यकर्ता थी। बता दिया कौन थी। योगदान क्या है भैया, महिला उत्थान में इनका काफी योगदान रहा, क्योंकि महिला शिक्षा के लिए काफी काम किए, सती प्रथा, विधवा प्रभा, ठीक है। आर्य महिला सभा की स्थापना करी, शारदा सदन की स्थापना करी। तो ये मैंने कार्य बता दिए और पुस्तक बता दी मैंने इनकी, द हाई कास्ट हिंदू वीमेन। अब यहाँ पे तो थोड़ा लिख सकते हो, जैसे अगर एक आध दो शब्द ले जाए तो आप कोने में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्लियर देखा, पंडित रमाबाई भारतीय समाज सुधारिका थी, योगदान महिला उत्थान में। देखो अब ये देखो, इन्होंने महिला उत्थान में योगदान दिया। इतनी बड़ी लाइन हटा के मैंने केवल सब हेडिंग्स बना दी, योगदान महिला उत्थान, कार्य आर्य महिला सभा, शारदा सदन की स्थापना और पुस्तक। क्लियर है? अगला कौन सा है, सिंहदेव समिति, 1998 में ये गठित हुई थी। उद्देश्य राज्य का पुनर्गठन करना और सिफारिश क्या थी, मध्य प्रदेश में नवीन 6 जिलों का गठन। अब देख रहे हो आप लोग, हर जगह सब हेडिंग्स लिख रखी मैंने, उद्देश्य, सिफारिश, कार्य, ठीक है। तो हम लोगों को सब हेडिंग्स पे फोकस करना है अच्छे तरीके से। चलिए, अगला क्या है, पंचशील समझौता। ये मैंने पूछा है स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख घटनाओं में से, तो वही तिथि, समझौता तिथि
25 अप्रैल 1954 समझौता पक्ष भारत और चीन शांतिपूर्ण सहस्त्र के 5 सिद्धांत। क्लियर है? तो ये भारत और चीन के बीच हुआ था, वही बात कि भैया तिथि कब हुई, समझौता पक्ष कौन कौन से हैं और क्यों आखिरकार इन सिद्धांतों को अपनाया गया। तो बेसिकली 5 सिद्धांत थे, आप लोगों को पता है। भारत चीनी भाई भाई जवाहरलाल नेहरू ने एक समझौता किया था शांतिपूर्ण सहस्त्र के लिए, ताकि पड़ोसी देशों से हमें ज्यादा दिक्कत ना हो। हालांकि 8 साल बाद 1962 में चालाक चीन ने अपना रंग दिखा दिया और 1962 की चीन युद्ध से आप लोग वाकिफ भी होंगे। क्लियर है? तो ये पंचशील समझौता। अगला है वाज्रपति। तो वाज्रपति आप लोगों को पता है बहुत अच्छे से कि ऋग्वैदिक कालीन प्रशासनिक अधिकारी है। इंट्रोडक्शन दे दिया, परिचय बता दिया। भैया कौन अधिकारी, तो किसका है? गोचर भूमि का, जो चारागाह भूमि होती है उसका। और राजा के सहायक जो 12 रत्न थे उनमें से एक था। तो चूंकि पता है भैया 12 अधिकारी होते थे जिन्हें रत्न कहा जाता है, उनमें से एक महत्वपूर्ण था गोचर भूमि का अधिकारी, ऋग्वैदिक कालीन प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है? अब देखो हड़प नीति। हड़प नीति कौन ने लागू की थी भैया? हड़प नीति लागू करता था लॉर्ड डलहौजी। देखो लागू करता, मैंने ये नहीं लिखा कि इसकी शुरुआत किसने की, लागू करता लॉर्ड डलहौजी। ये सब हेडिंग्स की बात कर रहा हूं, ये छोटी छोटी सब हेडिंग्स आपको बहुत काम आने वाली है। शर्त, पैतृक बारिश न होने की स्थिति में अधीनस्थ क्षेत्रों का विलय, मतलब जो ब्रिटिशर्स के अधीनस्थ क्षेत्र थे उनका विलय। और प्रथम विलित राज कौन सा था? सतारा। आप लोगों को पता है सजेसा भुजनाभर। ठीक है? सतारा, जयपुर, संबलपुर, बागाड़, झांसी, ये सारे विलय किए थे हड़प नीति के अंतर्गत। तो 3 मार्कर में। अब 5 मार्कर में आता तो वो इंट्रोडक्शन देते अपन लोग, फिर अपन लोग बताते भैया कि क्या थी हड़प नीति, शर्त वगैरह बताते। ठीक है? फिर कारण भी बताते क्यों लेके आए थे, और फिर परिणाम बताते। ठीक है? बहुत सारे विद्रोह जो थे, जैसे झांसी की रानी हो गई, ठीक है, लखनऊ की बेगम हजरत महल हो गई, तो ये सब क्या थी, इन्होंने हड़प नीति के परिणाम स्वरूप ही 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया। क्लियर है? तो हड़प नीति ने के कारण हमारे जो भारतीय रियासतों के लोग थे, राजा थे, उनमें काफी विद्रोह की भावना जागी, जिसकी परिणति आप लोग 1857 की क्रांति के रूप में भी देख सकते हैं। चलिए, इजारेदारी प्रथा, ये ब्रिटिश कालीन जो भू राजस्व नीतियां थी उससे दिया था, क्योंकि आप लोगों ने काफी पढ़ा है स्थायी बंदोबस्त के बारे में, रैयतवाड़ी के बारे में। ठीक है? पर इजारेदारी प्रथा को आप लोग थोड़ा सा स्किप कर देते हो, इसलिए ये भू राजस्व पद्धति आप लोगों को पता है। लागूकर्ता कौन था? वारेन हेस्टिंग। उद्देश्य अधिकाधिक भू राजस्व वसूली और पंचवर्षीय ठेका प्रणाली। एक ऐसी पद्धति थी जिसमें से 5 वर्ष बोली लगाई जाती थी, और जो सबसे ज्यादा बोली लगा दिया जाता था उसे 5 वर्षों के लिए ठेके पे दे दी जाती थी कि भाई हमें मतलब नहीं है, तुमने बोली लगाई 1 लाख रुपए, तुम हमें 1 लाख रुपया दो, अब तुम 5 वर्षों में कितने वसूल रहे हमें किसी से कोई मतलब नहीं। तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा ये लेके आए थे, एक भू राजस्व पद्धति थी, किसानों के शोषण को काफी बढ़ावा मिला, फिर कोई ज्यादा खास फायदा इससे हुआ नहीं, तो फिर स्थायी बंदोबस्त लेके आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस 1713 में। क्लियर है? तो समझ में आ रही है कितने छोटे छोटे शब्दों में लिखा, तुम शब्द काउंट कर लेना, 15-20 शब्द से ज्यादा किसी भी आंसर में नहीं लाएंगे। क्लियर है? लास्ट 3 मार्कर कौन सा है? पुरुष सूक्त। तो आप लोगों को पता है ऋग्वेद संबंध किससे? ऋग्वेद के 10वें मंडल से। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल का एक सूक्त है पुरुष सूक्त। इसमें एक विराट पुरुष के अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। आप लोगों को पता है कि भैया मुख से ब्राह्मण, ठीक है, मुख से ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय कहां से? भुजाओं से, वैश्य कहां से? जंघा से, और पैरों से शूद्रों के वर्णों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। विराट पुरुष के 10वां मंडल का एक सूक्त है संबंध ऋग्वेद से। क्लियर है? तो ये क्या थे? हमारे 3 मार्कर थे, और 3 मार्कर कैसे लिखना है ये मैं अभी तक बता रहा हूं। अब हम लोग 5 मार्कर पे चर्चा करेंगे, 3 मार्कर और बहुत सारी चर्चाएं करनी है अभी हम लोगों को। ठीक है? तो मैं यही कह रहा हूं कि अगर वास्तविकता में आप लोग चीजें सीखना चाहते हैं तो, क्योंकि 999 कोई ज्यादा बड़ी फीस नहीं है, कोई बहुत ज्यादा फीस नहीं है, आप विश्वास करिए, मैंने अन्य संस्थानों की फीस देखी है, 5000 से नीचे शायद किसी भी संस्थान की फीस हो, जहां आप पे 1/5 भाग में आपको चीजें अवेलेबल है। देखो, केवल आपको टेस्ट नहीं देना है, बल्कि सीखना भी है कि लिखना कैसे। जब आप लिख ही नहीं पाओगे, और सबसे बड़ी बात है मोटिवेशन, आप 5 महीनों तक ये मोटिवेशन बनाए रखोगे, जब विश्वास करिए मेरा। ठीक है? ये तो आज हमारे YouTube से रूबरू हो रहे हैं, जब हम जूम से रूबरू होंगे तब और मजा आने वाला है। ठीक है? चलिए, हाँ, पीछे देखो, और पीछे देखो, इधर। हाँ,
ठीक है। तो एक्चुअली वीडियो थोड़ा लंबा हो रही है, जैसे टीम मैनेजमेंट बता रहा है, आप लोग इतना झेल भी नहीं पाओगे। तो एक काम करते हैं, 3 मार्कर की चीजें हमने यहाँ सीख ली। अगले वीडियो में हम 5 मार्कर सीखने वाले हैं कि 5 मार्कर करेंगे कैसे, उसकी फॉर्मेटिंग में बताऊंगा किस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ की फॉर्मेटिंग में बताऊंगा कि कैसे सारे क्वेश्चन में हम अलग अलग फॉर्मेटिंग में आंसर लिख सकते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।